नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर दुनिया की। खबर दुनिया की में आज की कड़ी में बात होगी शांति के लिए अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद भी रूस यूक्रेन के बीच तेज होती जंग की। साथ ही बात होगी ईरान अमेरिका परमाणु समझौते पर हो रही वार्ता के नतीजों की। साथ ही दुनिया भर की तमाम अहम खबरों से कराएंगे आपको रूबरू। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। यूक्रेन के सूमी पर हमले की चौतरफा निंदा। ट्रंप ने हमले को बताया रूसी गलती। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा किसी भी समझौते से पहले ट्रंप करें यूक्रेन का दौरा। ईरानी परमाणु कार्यक्रम पर रोम में होगी अगले दौर की वार्ता। शनिवार को होने वाली बैठक को लेकर नीदरलैंड की ओर से जानकारी। अमेरिका और ईरान ने ओमान बैठक को बताया सकारात्मक और रचनात्मक। इक्वाडोर राष्ट्रपति चुनाव में दक्षिणपंथी उम्मीदवार डेनियल नोबोवा की जीत। विपक्षी नेता ने हार मानने से किया इनकार। दोबारा मतगणना की मांग। टेक्नोलॉजी से जुड़े उत्पादों को टैरिफ से छूट देने की घोषणा के बाद यूरोप के शेयर बाजारों में बढ़त। चीन में बने स्मार्टफोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान को टैरिफ से नहीं मिली राहत। ब्लू ओरिजिन ने रचा इतिहास। मशहूर गायिका कैटी पेरी सहित 6 महिलाओं ने 10 मिनट तक किया अंतरिक्ष की सैर। न्यू शेपर्ड रॉकेट के जरिए करीब 200 किलोमीटर की ऊंचाई तक की भरी उड़ान। और आइए अब शुरुआत करते हैं। दरअसल अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद भी रूस यूक्रेन का युद्ध किसी नतीजे पर पहुंचने की बजाय और भीषण होता जा रहा है। रविवार को रूस के बड़े हमले से यूक्रेन का सूमी शहर बड़े हमलों से दहल उठा। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ट्रंप से किसी भी समझौते पर पहुंचने से पहले यूक्रेन आकर यहां के हालात देखने की अपील की है। वहीं ट्रंप ने कहा है कि कुछ ऐसे प्रस्ताव हैं जिससे जंग बहुत जल्द रुक सकती है। उन्होंने कहा कि जेलेंस्की हमेशा लंबी दूरी की मिसाइल खरीदना चाहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस को वार्ता की मेज पर तो लाए, लेकिन नतीजा निकलने के बजाय युद्ध और खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ की राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात के 2 दिन बाद रूस ने यूक्रेनी शहर सूमी में लाशें बिछा दी। यूक्रेन ने रविवार को सूमी शहर के मध्य में रिहायशी इलाकों को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाने का दावा किया। हालांकि रूस ने इसका खंडन करते हुए कहा कि सिर्फ सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए हैं। वहीं क्रेमलिन ने विटकॉफ के साथ हुई बातचीत को प्रभावी और उपयोगी बताया। उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान जिन मुद्दों पर चर्चा हुई वे बेहद जटिल है। हालांकि इस दौरान ट्रंप पुतिन की संभावित मुलाकात के मुद्दे पर किसी तरह की चर्चा नहीं हुई। सूमी में हुए हमले पर यूरोप भड़का हुआ है। हमला सिटी सेंटर पर हुआ जब लोग चर्च जा रहे थे। ये रूस की तरफ से इस साल नागरिकों पर सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि एक मिसाइल यात्रियों से भरी ट्रॉली बस पर गिरी। इस हमले से नाराज जर्मनी के भावी राष्ट्रपति फ्रेडरिक मर्ज ने तो लंबी दूरी की मिसाइल टॉरस यूक्रेन को देने की वकालत कर डाली है। अमेरिका पहले ही लंबी दूरी की मिसाइलें यूक्रेन को दे चुका है। इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए रूस ने कहा है कि कई यूरोपीय नेता चाहते हैं कि युद्ध खत्म ही ना हो। पुतिन यूक्रेन को बर्बाद करने पर तुले हैं। जो शांति चाहते हैं वो यूक्रेन के साथ खड़े हैं। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ देश शांति नहीं चाहते हैं और युद्ध को और भड़काने में जुटे हुए हैं। उधर रूस ने पिछले 24 घंटे में यूक्रेन द्वारा 8 ऊर्जा संयंत्रों को निशाना बनाने का दावा किया है। जब दोनों देश अमेरिका को ऊर्जा संयंत्रों पर हमला नहीं करने का भरोसा दिला चुके हैं, तो सवाल उठता है कि शांति की जो कोशिश
अमेरिका की ओर से की जा रही है, क्या वो ट्रंप के हाथ से तेजी से फिसलती दिखाई दे रही है? हालांकि ट्रंप ने इस हमले को भयानक चीज कहा है। ट्रंप ने बताया कि उन्हें कहा गया था कि रूस ने गलती की है, लेकिन ट्रंप इस पर कुछ विस्तार से बोलने से बचते दिखाई दिए। इस बीच राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने ट्रंप से युद्ध समाप्त कराने के लिए रूस के साथ कोई भी समझौता करने से पहले यूक्रेन की ताजा स्थिति को देखने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते पर पहुंचने से पहले ट्रंप यहां आकर देखें कि हॉस्पिटल, चर्च सब कुछ तबाह हो चुके हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं। वहीं पिछले दिनों अमेरिका की ओर से यूक्रेन को द्वितीय विश्व युद्ध के बर्लिन के तरह विभाजित करने का प्रस्ताव आया था, लेकिन साथ ही फ्रांस और ब्रिटेन की मौजूदगी का भी जिक्र किया गया था, जिसे रूस ने तुरंत खारिज कर दिया। रूस अपने नियंत्रण वाले यूक्रेनी क्षेत्र पर कब्जा बरकरार रखना चाहता है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ऐसे ही मौजूदा हालात रहेंगे या आने वाले समय में कुछ परिवर्तन भी देखने को मिल सकता है? आइए इसी पर चर्चा करते हैं। प्रोफेसर हर्षवर्धन पंत, वाइस प्रेसिडेंट ORF हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हर्षवर्धन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और उसी के साथ जिस तरह से शांति की जो अपील की गई थी, एक तरफ तो हमने देखी अमेरिका द्वारा, लेकिन अब दूसरी तरफ जब हम देख रहे हैं कि स्थितियां जो हैं वो पहले की तरह अभी भी आक्रामक बनी हुई हैं, किस तरह से आप इसको देखते हैं और क्या आने वाले समय में जो स्थितियां हैं वो ऐसी ही रहेंगी या कुछ परिवर्तन नजर आ सकता है? देखिए, अभी तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई बहुत बड़ा परिवर्तन इस युद्ध क्षेत्र में आएगा, क्योंकि दोनों ही साइड्स और खासकर रूस को ऐसा लग रहा है कि उसके पास मोमेंटम है, उसके पास बैटलफील्ड एडवांटेज है और वो उसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहता है। और वो उसको ऐसा भी लग रहा है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जो थोड़ी ढील दी हुई है रूस को, उसका पूरा फ़ायदा उठाकर जितना मैक्सिमम एडवांटेज वो ले पाए, उससे पहले कि नेगोशिएशन शुरू हो, रूस चाहता है, ऐसा लग रहा है कि उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी हो, ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज हो। तो अभी शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है ट्रंप जो है उनको ये रियलाइज़ हो रहा होगा कि जब एक जो युद्ध होता है उसकी एक अपनी दिशा और दशा होती है, उसको कंट्रोल करना या उसको ये बड़ी बात करना कि मेरे आते ही युद्ध रुक जाएगा, ऐसा संभावित नहीं होता, क्योंकि युद्ध जो है वो नीचे ग्राउंड रियलिटीज पर बेस्ड होता है। और ट्रंप साहब जब से ऑफिस में आए हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से युद्ध रुके, लेकिन जो हम देख रहे हैं अभी कि युद्ध रुकने के बजाय और गहरा होता जा रहा है और कहीं पर रूस को जो एडवांटेज मिलता नजर आ रहा है, रूस उसका फायदा उठाते हुए नजर आ रहा है। ऐसे में अमेरिका ने जिस तरह का हस्तक्षेप किया, उसकी अनदेखी आखिर क्यों की जा रही है? क्या इसके पीछे आप कोई बड़ी वजह मानते हैं? देखिए, उसमें जो मुझे ऐसा लगता है कि पुतिन को ऐसा लगता होगा कि ट्रंप के पास ऑल्टरनेटिव क्या है। वो नेगोशिएट करना चाहते हैं और नेगोशिएशंस के लिए जो शर्तें उन्होंने रखी हैं वो शर्तों को धीरे धीरे वो उजागर कर रहे हैं। और पुतिन बार बार ये कह रहे हैं और रशिया ये बार बार कह रहा है कि ये सारी बड़ी जटिल समस्याएं हैं और इनके पास जब तक कोई बहुत प्रॉपर प्लान नहीं है अमेरिका के पास, तब तक इनको एक्सेप्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो मुझे लगता है वो जो एक रूस जो है वो एक तरह से नेगोशिएट भी कर रहा है, जैसा हम देख रहे हैं कि विटकॉफ जो थे, जो उनके ऑनवॉय हैं ट्रंप के, वो गए, उन्होंने पुतिन से मुलाकात भी करी। पुतिन ने ये और पुतिन रूस और अमेरिका के डेलीगेशन लेवल टॉक्स भी हुए, लेकिन वो जितनी तेज़ी से बैटलफील्ड में रशिया अपनी एडवांटेज लेना चाह रहा है, वो मुझे लगता है ज़्यादा तेज गति से आगे बढ़ रही है और जो शांति वार्ता है वो धीरे गति से आगे बढ़ रही है। और पुतिन को ऐसा लगता है कि अगर मैं इस का फ़ायदा उठाकर ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज गेन कर लूँगा, तो जब भी नेगोशिएशन शुरू होंगे मुझे उसमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। नेगोशिएशन की जो आपने बात कही है, इसी पर जुड़ा हुआ मेरा सवाल भी है कि एक चर्चा और देखने को मिल रही है, क्या बर्लिन की तरह भी यहाँ पर 2 हिस्सों में बांटने की जो कवायद है वो नज़र आ सकती है? क्योंकि जिस तरह से रूस ने अभी तक जो दावे किए हैं उसमें तो यही है कि जितना भी हिस्सा है, जैसे 20% से ज़्यादा का हिस्सा पूर्वी हम यूक्रेन में देख पा रहे हैं, तो वहाँ पर जिस तरह से जो कब्जे की रणनीति है वो क्या कारगर होगी? और जब अमेरिका इसमें हस्तक्षेप कर रहा है तो क्या उससे कोई यहां पर नतीजा निकलता हुआ नजर आ सकता है? देखिए, ये बहुत कहीं पर बहुत पेचीदा मामला हो जाएगा अगर हम उसको उस कॉन्टेक्स्ट में, अगर उसका विभाजन के तौर पर हम उसको देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो जो विभाजन होगा वो जो एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है यूरोपीय जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है उसको सॉल्व नहीं करता, बल्कि उसको और ज़्यादा पेचीदा बनाता है। जी। तो उसमें मुझे लगता है कि और ज़्यादा परेशानियां यूरोप के सामने भी आएंगी
और रूस को भी ऐसा लगेगा कि इसीलिए आपने देखा जो इसका आपकी रिपोर्ट में जिक्र हो रहा था कि रूस ने जब फ्रांस और जर्मनी की बात आई तो उसको खारिज कर दिया कि हम नहीं चाहते कि यूरोप का कोई रोल हो। तो रूस ये चाहता है कि एक बायलैटरल ये नेगोशिएशन हो रूस और अमेरिका के बीच में यूक्रेन के ऊपर। लेकिन जो समस्या है वो अमेरिका और रूस की नहीं है, समस्या यूरोप की और रूस की है। तो कैसे ये दोनों एक दूसरे के साथ नेगोशिएट कर पाएंगे वो बड़ा मुश्किल का मामला है। ऐसे में सबसे बड़ा फायदा इस पूरी जंग से अगर हम देखें तो किसे मिलता हुआ नजर आ रहा है, अगर साफ तौर पर इसके पूरे पहलुओं को समझने की कोशिश करें तो? देखिए, शॉर्ट टर्म बैटलफील्ड एडवांटेज जो है युद्ध क्षेत्र में, अगर आप एडवांटेज देखें तो इस समय वो पुतिन के पास है। और पुतिन उसका जैसा हम जिसका डिस्कशन हम कर रहे थे कि वो उसका फायदा उठाकर एक तरह से नेगोशिएटिंग एडवांटेज लेना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आप ये देखें कि जो पिछले 4 साल से युद्ध चल रहा है और अगर दोनों की कैपेबिलिटीज का जो साइज है यूक्रेन का और रूस का उसको देखें तो रूस एक बहुत छोटी शक्ति है। उसने 4 साल से रूस जैसी शक्ति को एक तरह से बैटलफील्ड पर पकड़ के रखा हुआ है। बहुत ज़्यादा एडवांटेज अगर आप पिछले 1 साल से देखें तो किलोमीटर के तौर पर गेन हो रहा है रूस को, कोई बहुत बड़ा टेरिटोरियल गेन रूस को नहीं हुआ है। और उसके एवज में हम देख रहे हैं कि रूस की इकोनॉमी बहुत ख़राब है इस समय, सिचुएशन वॉर इकोनॉमी ज़रूर है लेकिन जो एक आर्थिक हालात हैं रूस के वो बद से बदतर हो रहे हैं। और इसीलिए रूस भी ये चाहता है कि जो सैंक्शंस लगे हैं वो उतरे और इसको ट्रम्प यूज़ करना चाह रहे हैं। ट्रम्प कह रहे हैं कि भाई अगर आप नेगोशिएट करते हैं तो हम सैंक्शंस उठा देंगे। लेकिन जो सवाल पुतिन के सामने है कि पुतिन जब तक अपने रूस में लोगों को ये नहीं बताएंगे कि उन्होंने इतना बड़ा युद्ध किया उसमें उनको फ़ायदा क्या हुआ, तो उनको वो फ़ायदा दिखाना है लोगों को, उससे उनकी पॉलिटिकल लेजिटिमेसी बरकरार रहेगी। तो मुझे लगता है कि युद्ध जो है ये एक तरह से पुतिन के लिए पॉलिटिकल सर्वाइवल का मुद्दा है, जेलेंस्की और यूक्रेनियंस के लिए ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, यूरोप के लिए ये क्राइसिस है कि यूरोपियन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का क्या होगा, और अमेरिका के लिए लीडरशिप क्राइसिस है कि अगर वो इसको सॉल्व नहीं कर पाता, अगर ट्रम्प साहब अभी भी किसी तरह की शांति प्रक्रिया को बहाल नहीं कर पाते हैं और कोई कंक्लूसिव इसमें निर्णायक मोड़ नहीं आता है तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर देगा ट्रम्प के ऊपर, उनकी लीडरशिप के ऊपर। बिल्कुल, अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद भी अगर कोई रास्ता नहीं निकल पाता है जैसा कि अभी देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में यूक्रेन के लिए क्या कुछ है आने वाले समय में संभावनाएं? क्योंकि हमने यूरोपीय तमाम ऐसे देश हैं यूरोप के जहां पर देखा है कि वो चाहते हैं कि युद्ध में अब शांति आ जाए, ये युद्ध खत्म हो जाए, लेकिन कई ऐसे नेता भी हैं जो इस बात को मानते हैं और ये चाहते भी हैं कि ये युद्ध अभी भी खत्म ना हो। तो ऐसे में यूक्रेन के लिए आगे की दिशा और दशा क्या हो सकती है? देखिए, यूक्रेन के लिए तो ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। यूक्रेन को तो अपनी जो भी टेरिटरी अब जो बची हुई है उसको बचाना है और ये कोशिश करनी है कि जो 20% टेरिटरी रूस के पास है उसके अलावा जो टेरिटरी बची हुई है 80%, उसको वो कैसे ज़्यादा सशक्त तरीके से खड़ा कर पाता है। क्योंकि जो यूक्रेन के सामने जो क्राइसिस है वो दिन पर दिन हमको दिख रहा है। क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं, सूमी में अटैक हुआ, लोग मर रहे हैं हर दिन। लेकिन जो एक चीज़ होती है कि जो एक नेशनलिज्म होता है लोगों का, वो कभी भी एक तरह से यूक्रेन में जो नेशनलिज्म इस युद्ध ने जनरेट किया है उससे को ये बड़ा मुश्किल होगा आगे आने वाले समय में यूक्रेन के साथ किसी भी प्रकार के संबंध बनाने में। तो यूक्रेन को इस समय युद्ध को जल्दी से जल्दी खत्म तो करना है, लेकिन ऐसी कंडीशन पर नहीं खत्म करना है जहां पर वो एक कमजोर ऐसी कड़ी बन जाए कि बाकी का जो 80% है वो भी उस पर भी रूस का किसी प्रकार का हस्तक्षेप हो। बिल्कुल, इसके लिए तमाम नीतियां भी बन रही हैं और इसीलिए ट्रंप को भी आमंत्रित किया गया है कि अब आएं और देखें कि किस तरह के हालात यहां पर नजर आ रहे हैं जेलेंस्की द्वारा। आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो अगली खबर से अपने दर्शकों को रूबरू भी कराएंगे और साथ ही साथ उसी पर चर्चा भी करेंगे। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आदरणीय डॉक्टर अंबेडकर जी, नमन। आपने दिया भारत का संविधान। देश अब 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाता है। हमने आपके विचारों और विजन पर चलकर समावेशी भारत बनाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर भी बनाया है। आपको भव्य श्रद्धांजलि देना हमारा कर्तव्य था। हमने आपके जीवन पर आधारित पंच तीर्थ का निर्माण किया है। ये बाबा साहब की सत्यनिष्ठा जिसकी वजह से वो भारतीयों के हृदय में आज निवास करते हैं। आइए
बाबा साहेब की 135वीं जन्म जयंती पर विकसित भारत बनाने का संकल्प और मजबूत करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अमेरिका और ईरान के रिश्तों में हमेशा से कड़वाहट रही है, लेकिन अब इसमें बड़ा मोड़ आया है। ट्रंप सत्ता संभालने के बाद ईरान से रिश्ते बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन शर्त है कि ईरान परमाणु संपन्न ना हो, और इसी आधार पर ट्रंप ने ईरान को बातचीत के लिए बुलाया है। पहले दौर की वार्ता ओमान की राजधानी मस्कट में हुई, जिसे दोनों पक्षों ने रचनात्मक बताया है। बताया जा रहा है कि अब अगले दौर की वार्ता रोम में होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बीच ईरानी परमाणु कार्यक्रम पर शनिवार को हुई पहले दौर की वार्ता के बाद दोनों पक्ष अगले चरण की बातचीत की तैयारियों में जुट गए हैं। ईयू की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे नीदरलैंड के विदेश मंत्री ने कहा कि अगले दौर की वार्ता इटली की राजधानी रोम में होगी। इसके अलावा दो राजनयिक सूत्रों ने भी इस खबर की पुष्टि करते हुए कहा कि दूसरे चरण की बातचीत शनिवार यानी 19 अप्रैल को रोम में होगी। इसे वार्ता की कूटनीतिक रूपरेखा को बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम के तौर पर देखा जा रहा है। 17-18 अप्रैल को ट्रंप के साथ बातचीत के लिए इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी वाशिंगटन में होंगी। तो क्या ट्रंप इस वार्ता में इटली को भी जगह देना चाहते हैं? दरअसल वाशिंगटन चाहता है कि ओमान इसकी मध्यस्थता जरूर करे, लेकिन वार्ता अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष हो और इसका कोई हल निकले। पहले चरण की वार्ता शनिवार को ओमान की राजधानी मस्कत में हुई थी, जिसे दोनों पक्षों ने सकारात्मक बताया था। मस्कत के विदेश मंत्री ने बातचीत की मध्यस्थता की। इस उच्च स्तरीय बैठक की अमेरिका की तरफ से स्टीव विटकॉफ और ईरान की ओर से विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने नेतृत्व किया। दोनों पक्षों के प्रतिनिधि एक ही इमारत के अलग अलग कमरों में बैठे और ओमान के विदेश मंत्री बदर अल बुदैसी ने दोनों का संदेश एक दूसरे को पहुंचाया। बताया जा रहा है कि बैठक समाप्त होने के बाद दोनों अधिकारियों ने मुलाकात भी की। खबरों में दावा किया जा रहा है कि पुतिन ने भी ईरान के परमाणु मुद्दे पर चर्चा की थी। अब दूसरे दौर की वार्ता से पहले ईरान के विदेश मंत्री मॉस्को का दौरा कर रूसी अधिकारियों के साथ मस्कत वार्ता से संबंधित चर्चा करेंगे। मॉस्को 2015 के परमाणु समझौते का एक पक्ष था और तेहरान के असैन्य परमाणु कार्यक्रम के अधिकार का समर्थन करता है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र परमाणु एजेंसी के प्रमुख बुधवार को ईरान का दौरा करेंगे। IAEA ने ही साल 2015 में अमेरिका और ईरान के बीच हुए परमाणु समझौते में अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि साल 2018 में राष्ट्रपति ट्रंप के पहले कार्यकाल में अमेरिका इस डील से पीछे हट गया था। इस समझौते के तहत ईरान को आर्थिक प्रतिबंधों में कुछ राहत मिली और उसकी दुनिया भर में जब्त संपत्तियों को मुक्त कर दिया गया। बदले में ईरान ने यूरेनियम संवर्धन को 3.67% तक सीमित किया। हालांकि समझौता टूटने के बाद फिर से ईरान पर प्रतिबंध लागू हो गए। तो अलग अलग दौर की बातचीत अब यहाँ पर लगातार देखने को मिल रही है। ऐसे में क्या कुछ चल रहा है, आइए इसी पर चर्चा करते हैं और किस तरह से आने वाले समय में इससे एक बड़े बदलाव की जो तस्वीर है वो पेश होती हुई नजर आएगी, इसी पर चर्चा करते हैं। प्रोफेसर हर्षवर्धन पंत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर हर्षवर्धन, मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि इस बातचीत को अगर हम देखें, इस पूरी वार्ता को देखें, तो क्या मंशा इसके पीछे की सबसे बड़ी नजर आ रही है और किस तरह से इससे इन दोनों देशों को फायदा मिलता हुआ नजर आएगा? देखिए, जो ट्रम्प हैं वो तो उन्होंने ये बात शुरू से कही थी अपने सेकंड टर्म में कि ईरान किसी भी तरह से एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट नहीं बनना चाहिए। उन्होंने ये दावा बार बार किया है कि हमारे रहते ईरान न्यूक्लियर वेपन स्टेट नहीं बनेगा। अभी जब बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं वो अपने दौरे पर थे वॉशिंगटन में, तो दोनों ने इस बात का फिर से जिक्र किया। तो कहीं पर ट्रम्प के लिए ये ज़रूरी है कि वो ईरान को किसी भी तरह से एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट के तौर पर रोकें। और ये आपको याद होगा, उन्होंने जब JCPOA से जो न्यूक्लियर डील थी, ट्रीटी थी, जिसको ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने साइन किया था ईरान के साथ, जब ट्रम्प पहली बार सत्ता में आए थे वो उससे बाहर हो गए थे। और उससे आने के बाद से उन्होंने ये बात लगातार कही है कि वो एक बहुत मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सैंक्शंस हैं, जिसमें आइसोलेशन है, जिसमें कि मिलिट्री थ्रेट्स हैं, कोअर्शन है, और एक ये कि वो उसका जो परमाणु जो प्रोग्राम है उसको रोका जाए।
ईरान के लिए तो स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। ईरान की आर्थिक हालत बहुत ख़राब है। ईरान चाहता है कि जो सैंक्शंस उस पर लगे हैं वो कमज़ोर हों, ईरान फिर से ग्लोबल इकोनॉमी का हिस्सा बन पाए। और ईरान में एक जहाँ पर परमाणु जो वेपन्स हैं उनको एक नेशनल रिसोर्स के तौर पर देखा जाता है, लेकिन प्रैग्मेटिकली जो कॉस्ट्स हैं वो बढ़ती जा रही हैं। तो ईरान के लिए अगर किसी भी प्रकार का समझौता होता है अमेरिका के साथ तो वो उसके लिए काफ़ी फलदायी होगा। सवाल ये है कि क्या दोनों एक तरह से किसी मिडिल ग्राउंड पर मीट कर पाएंगे। अभी तक नहीं लगता, क्योंकि ईरान ने बात स्पष्ट कर दी है कि वो अपने परमाणु हथियारों की जो कैपेबिलिटी है उसको कम नहीं करेगा। और ट्रम्प का जो मेन मकसद है वो ये है कि वो परमाणु जो कैपेबिलिटी है उसको खत्म किया जाए। बिल्कुल, और ये दुनिया में अपनी पावर को भी दिखाना चाहता है अमेरिका, इसलिए भी इसको साफ तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में जो आर्थिक स्थिति है अभी जो हम देखें तो क्या आर्थिक नीतियों पर भी एक बड़े बदलाव की बड़ी तस्वीर यहाँ से पेश हो सकती है? क्या इन सब वार्ताओं से जो ईरान है उसकी आर्थिक नीतियों में भी कुछ परिवर्तन आएगा? देखिए, कोशिश तो यही है कि अगर ईरान कहीं पर एक नई परमाणु नीति बनाता है, अपनी जो एम्बिशंस हैं उनको कम करता है, तो उसमें अमेरिका और पश्चिमी देश ईरान का समर्थन करने के लिए तैयार बताए जाते हैं। लेकिन ईरान के अंदरूनी जो अपनी फॉल्ट लाइंस हैं वहाँ पर हार्डलाइनर्स और मॉडरेट्स के बीच में जो फॉल्ट लाइंस हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। तो बहुत मुश्किल है ये कि इस तरह का कोई एक प्रयोग हो जिसमें कि ईरान जो अमेरिका डिमांड कर रहा है कंप्लीट सेसेशन ऑफ न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ वो कर पाए। तो उसमें मुझे लगता है ईरान जो अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाना चाह रहा है, लेकिन उसको ये पता है कि जब तक आर्थिक सशक्तता नहीं है वो तब तक नहीं कर पाएगा। और इसीलिए वो उसके संबंध रूस के साथ, चीन के साथ बेहतर होते जा रहे हैं, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि अगर अमेरिका का या पश्चिमी देशों के खिलाफ खड़ा होना है तो रूस और चीन उसके लिए इम्पोर्टेंट पार्टनर सिद्ध हो सकते हैं। लेकिन रूस और चीन मिलकर भी ईरान को वो इकोनॉमिक पावर नहीं दे सकते जो पश्चिमी देश दे सकते हैं। तो इसीलिए नेगोशिएशंस के लिए ईरान तैयार दिखता है, लेकिन क्या वो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा ये अगले कुछ दिनों में पता चलेगा। बिल्कुल, और दुनिया पर क्या प्रभाव इसका पड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि वार्ता काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसमें जो साफ तौर पर न्यूक्लियर डील को लेकर जिसकी हम बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस पूरी दुनिया पर तो छाप छोड़ेगी। तो क्या वहाँ पर पूरी दुनिया पर क्या असर इसका नजर आ सकता है आने वाले दिनों में? देखिए, जो ईरान की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है, ईरान की जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, उसको लेकर बहुत बड़ी समस्या मिडिल ईस्ट में बनी हुई है। अगर आप देखें तो इजराइल तो इसको पूरी तरह से नकारता है। इजराइल बिल्कुल नहीं चाहता कि किसी भी प्रकार की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ईरान के पास आए, और बाकी जो खाड़ी के अरब देश हैं वो भी नहीं चाहते हैं। तो अगर आप यूएई या सऊदी अरब को देखें, जो बड़े देश हैं, खाड़ी के अरब देश हैं, वो नहीं चाहते कि ईरान एक न्यूक्लियर कैपेबल पावर बने, क्योंकि उससे मिडिल ईस्ट का बैलेंस ऑफ पावर टिल्ट होने की संभावना बन जाती है। तो कहीं पर ये जो मुद्दा है ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर इसको कंट्रोल किया जा सकता है, अगर ट्रंप इसमें सक्सेसफुल होते हैं तो एक तरह से बड़ा मैसेज जाएगा कि जो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन है उसके खिलाफ अमेरिका की प्रतिबद्धता बनी हुई है। अमेरिका मिडिल ईस्ट में प्रोलिफरेशन नहीं चाहता, अमेरिका नहीं चाहता कि इसको आगे बढ़े न्यूक्लियर कैपेबिलिटी मिडिल ईस्ट में। लेकिन अगर अमेरिका इसमें नहीं कामयाब हो पाता है तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो एक तरह से ट्रंप ने खुद ही कह दिया है कि अगर ईरान अपनी कैपेबिलिटीज़ को कंट्रोल नहीं करता है तो वॉर हमेशा ही एक ऑप्शन है। तो एक जो वॉर क्लाउड्स हैं, युद्ध के जो बादल हैं वो मंडरा रहे हैं मिडिल ईस्ट पर, और उसका खतरा बना हुआ है। एक ऑलरेडी एक जो ग्लोबल इकोनॉमी है, जो ग्लोबल एनवायरनमेंट है वो इतना फ्रेजाइल है, उस पर अगर आप युद्ध को ऐड कर दें ईरान और अमेरिका के बीच में तो वो और ज़्यादा परेशानी वाला मुद्दा बन जाता है। निश्चित तौर पर इसकी जो परेशानियों का सबब है वो साफ तौर पर आने वाले समय में तो नजर आएगा ही, लेकिन ये वार्ताएं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इनसे ही कायाकल्प भी होता हुआ नजर आएगा और दोनों देशों के जो आपसी रिश्ते हैं वो कैसे आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं इस पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हर्षवर्धन पंत जी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत हमसे यहाँ पर करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द हाजिर होते हैं। QR कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया। UPI पिन एंटरिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में विक्रमोत्सव 2025 का सफल आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 12 से 14 अप्रैल 2025 तक दिल्ली के लाल किले पर माधव दास पार्क में शाम 6 बजे महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य का भव्य मंचन किया जाएगा। यशस्वी प्रधानमंत्री का ये ध्येय वाक्य हम सबके लिए पाथवे के रूप में काम कर रहा है, विरासत से विकास की ओर। इसलिए 12, 13, 14 अप्रैल को महानाट्य का मंचन किया हुआ होगा, हमारे अतीत के गौरवशाली नायकों को जनता के सामने लाने के लिए। इससे अच्छा कौन सा अवसर हो सकता है। आइए इन अद्भुत पलों के साक्षी बने। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते अब अंत में आपको छोड़ जाते हैं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। तो हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए DD न्यूज के साथ। नमस्कार। बलूच विद्रोहियों का पाकिस्तानियों पर हमला अब सिर्फ पाकिस्तानी क्षेत्र तक सीमित नहीं है। हालिया घटना में बलूच विद्रोहियों ने ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में एक कार रिपेयरिंग वर्कशॉप पर हमला किया, जिसमें 8 पाकिस्तानी मजदूरों की मौत हो गई। इन मजदूरों के हाथ पैर बांधकर अंधाधुंध गोलियां मारी गईं। हमले में मारे गए सभी व्यक्ति पंजाब के भावलपुर शहर से थे। ईरान में हुए इस घटना की जिम्मेदारी बलूच नेशनलिस्ट आर्मी BNA ने ली है। वहीं पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने इस घटना को लेकर कहा है कि ये अमानवीय और कायराना हरकत है। हम ईरान से पूरी जांच और दोषियों को सजा देने की मांग करते हैं। अमेरिकी उद्योगपति जे बेजोस की ब्लू ओरिजिन कंपनी के रॉकेट से पहली बार 6 महिलाओं ने सोमवार को एक साथ स्पेस की सैर की। रॉकेट ने शाम 7 बजे टेक्सास के वेन हॉर्न लॉन्च पैड से उड़ान भरी। करीब 11 मिनट के बाद मिशन वापस लौटा। इनमें मशहूर हॉलीवुड सिंगर कैटी पेरी, अमेरिकी बिलियनियर जे बेजोस की मंगेतर लॉरेंस सांचेज शामिल हैं। दक्षिण कोरिया में महाभियोग झेल रहे पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल ने अपने खिलाफ लगे आपराधिक मुकदमे के शुरू होने के बाद विद्रोह के आरोपों से इनकार कर दिया है। अब्दस राष्ट्रपति ने सोमवार को सियोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दी गई अपनी दलील में कहा है कि पिछले साल के आखिर में मार्शल लॉ की उनकी घोषणा तख्तापलट नहीं थी। दक्षिण अफ्रीका ने अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव को कम करने के लिए अमेरिका में एक विशेष दूत नियुक्त किया है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने मैकेबीसी जोनास के चयन की घोषणा की और कहा कि उनके चयन से दक्षिण अफ्रीका की कूटनीतिक, व्यापार और द्विपक्षीय प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने का काम सौंपा जाएगा। अमेरिकी टैरिफ के कारण चल रहे तनाव के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सोमवार को वियतनाम का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मेन ची से मुलाकात की और दर्जनों सहयोग समझौतों पर हस्ताक्षर किए और मजबूत संबंधों का आह्वान भी किया। शी की 3 देशों की दक्षिण पूर्व एशिया यात्रा के पहले पड़ाव में शी ने वियतनाम की नेशनल असेंबली ट्रॉन थान मैन से भी मुलाकात की।